चलिए 25 जून 2021 नेक्सस जीएस स्पेशल के स्टार्ट कर देते हैं और शुरुआत करेंगे राज्यपाल से। तो एग्जैक्टली राज्यपाल से हम लोग क्यों शुरुआत कर रहे हैं, पहले इसके बारे में बात करें। राज्यपाल की भूमिका से संबंधित एक विवाद आया है। ये आपका जीएस मेंस पेपर 2 में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा। फिलहाल प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, राज्यपाल के पद से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये चर्चा में क्यों आया है इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, जो ममता बनर्जी हैं इस टाइम पे, उन्होंने राज्य के राज्यपाल को केंद्र सरकार के व्यक्ति के रूप में संबोधित किया है। और कई सांसदों सहित मुख्यमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस तरह का स्टेटमेंट आया है ममता बनर्जी जी द्वारा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में इफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, राज्यपाल से संबंधित अगर हम लोग प्रावधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल जो होगा वो केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका अदा करता है। तो वह राज्य के मंत्रिपरिषद मतलब कौम की सलाह मानने को बाद राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख भी होता है। खैर, लिखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के तहत 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आर्टिकल 157 और 158 के तहत, आर्टिकल 157 और 158 के तहत जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में एक ही बार में लिख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को संविधान के आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। देखिए, कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है। और यह आपका आर्टिकल 163 है। और राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। और ये आपका आर्टिकल 164 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, आर्टिकल 200 राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है, अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, अब आर्टिकल 213 के बारे में बात करेंगे। लिखिएगा, आर्टिकल 213 213 राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है।
अगर हम लोग राज्यपाल की भूमिका से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता है। नॉर्मली केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर ही राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसमें एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसमें एक पक्षपाती विचारधारा भी आ जाती है। तो कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं और जो पूर्व नौकरशाह होते हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, और यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ पद के पूर्ण विरुद्ध है और यह पक्षपात को जन्म देता है, जैसा कि कर्नाटक और गोवा के मामले में हम लोगों ने पहले देखा है और पश्चिम बंगाल के मामले में हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती हैं। एक इसमें आर्टिकल 356 भी आ जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, मतलब जो आर्टिकल 356 है, उसके लिए राज्यपाल की सिफारिश सदैव तथ्यों पर आधारित ना होकर राजनीतिक भावना और पूर्वाग्रह पर कहीं ना कहीं आधारित होती है। ये आज की स्थिति जो चल रही है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा पुंछी आयोग, ये 2010 का है। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग ब्रैकेट में लिखिएगा 2010 ने सिफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिए। और अगर हम लोग आर्टिकल 356 के बारे में बात करें तो पुंछी आयोग ने आर्टिकल 355 और 356 में संशोधन करने की सिफारिश भी की थी। सरकारी आयोग इसी में आ जाता है। सरकारी आयोग आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, 1988 का है, और इन्होंने सिफारिश की थी कि आर्टिकल 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामले में विवेकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरिहार्य हो गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सरकारी आयोग कब हुआ था? 1988। इसके बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इसका कार्य क्या था। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1968 का है, राजमन्नार समिति 1971 का है, और न्यायमूर्ति वी चलैया आयोग 2002 का है, आदि ने इस संबंध में सिफारिशें की थी। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और जब मिलान करने में पूछा जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, आपको डायरेक्टली तो ये क्वेश्चंस नहीं मिले कहीं पे भी, ना आपको ये बताया गया होगा या ना बताया जाएगा इस चीज़ के बारे में कि राज्यपाल से संबंधित क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक स्टेटमेंट आया, उसकी वजह से कई चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। इम्पॉर्टेंट अपने आप राज्यपाल तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है पहले से ही, उसमें क्या क्या चीज़ें एडिशनल ऐड हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें इस वर्ष पूछी जा सकती हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। लिखिएगा सरकारी आयोग 1988, सरकारी आयोग 1988, प्रशासनिक सुधार आयोग 1968, राजमन्नार समिति 1971, और न्यायमूर्ति वी चलैया आयोग 2002, इसमें एक और एडिशनल बढ़ा लीजिएगा, SR बोम्मई मामला 1994, SR बोम्मई मामला 1994। देखिए, इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया और निर्णय के मुताबिक विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण करना चाहिए, ना कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर। तो अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी 2016 में, जो नबाम रेबिया मामला हुआ था 2016 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा भी था कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जो है वो सीमित है और राज्यपाल की कार्यवाही मनमानी या जो काल्पनिक तथ्य हैं उनके आधार पर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या
सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 तथा मैक्सिमम संख्या 500 हो सकती है तथा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। इसमें भी अपवाद के रूप में गोवा है 40, सिक्किम 32, मिजोरम 40 तथा अरुणाचल प्रदेश 40 है। ये लिख भी लीजिएगा, आप लिखिएगा अपवाद स्वरूप गोवा 40, सिक्किम 32, मिजोरम 40 तथा अरुणाचल प्रदेश 40 है। 40 है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सक्रियता के बारे में बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको बोलते हैं, तो भारत में न्यायिक सक्रियता जो है वो जनहित याचिका से संबंधित है, पीआईएल से रिलेटेड है। देखिएगा, भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, 25। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के बारे में बात करें, आर्टिकल 280 है। संविधान का जो आर्टिकल 280 है उसका प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के आवंटन के बारे में और राज्यों के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। और सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में करीब 1951 में किया गया था। लिखिएगा, आर्टिकल 280 वित्त आयोग और पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, एडम्स ब्रिज के बारे में बात करें जिसको राम सेतु बोला जाता है, तो भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से स्टार्ट होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। ये लिखिएगा, राम सेतु मतलब एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के, या फिर डायरेक्टली लिख लीजिएगा, राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। और भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ के मंदिर के बारे में बात करें तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। लिखिएगा, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा डायरेक्टली। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भितरकनिका गरान
उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर चर्चा में आया है और जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बात हुई है। एग्जैक्टली है क्या ये परिसीमन, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर के 4 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके समेत करीब और जो नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी एक बैठक की थी और इसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनके तौर पर भी देखा जा रहा है। तो एग्जैक्टली परिसीमन के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग राजनीति के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली जो परिसीमन है उसका मतलब क्या होता है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, इसमें प्रक्रिया में लोकसभा या विधानसभा की सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो परिसीमन जो है चुनाव प्रक्रिया को और भी ज़्यादा लोकतांत्रिक करने का उपाय है और समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन क्षेत्र का एक पुनर्निर्धारण किया जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के जो नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिलता है। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा हेतु जो आरक्षित सीटें हैं उनका भी निर्धारण परिसीमन की प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। तो भारत में परिसीमन का जो कार्य है वो परिसीमन आयोग या सीमा आयोग द्वारा किया जाता है और आज़ादी के बाद से अब तक 5 करीब परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में, फिर 1963 में, 73 में, फिर आपका 2002 में। तो 5वें परिसीमन आयोग का गठन जो है जम्मू कश्मीर और 4 पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन के लिए 2020 में किया गया था। तो चलिए, इसके बारे में अगर इसमें कुछ फाइनल होता है तब लिखेंगे, क्योंकि अभी तो पेपर हमारा अक्टूबर में है, अभी हम लोग इसके बारे में क्यों लिख लें। चलिए, एक तरफ लिखिएगा झील और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति। हाँ, लेकिन पता आपको ज़रूर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। चाहे तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि परिसीमन कब कब बना है, तो इससे आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, भारत में आज़ादी के बाद, इस तरह से लिखिएगा, आज़ादी के बाद से अब तक 5 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 5 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। यह गठन 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया। 5वें परिसीमन आयोग का गठन जम्मू कश्मीर और 4 पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन के लिए 2020 में किया गया। एक तरफ लिख लीजिएगा झील और एक तरफ लिखिएगा अवस्थिति। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, पुलिकट लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, इस तरह से लिखिएगा, लोनार महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी में एक चिल्का झील भी लिख लीजिएगा। ये उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है।
चलिए आज की नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास के लिए इतना ही। तो ये रही आपकी जो 25 ऑफ जून 2021 की नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास। और देखिए इसी तरह से आपकी जो नेक्सस जीएस की स्पेशल वाली जो क्लास है वो पढ़ाई जाती है कि उसमें मैक्सिमम डाटा करंट ओरिएंटेड होता है, किस प्रकार से आपके आगामी पेपर में आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में ही इसको बताया जाता है। तो 3 तरह की क्लासेस चलती हैं नेक्सस जीएस में। आपकी पहली जो क्लास होगी वो सब्जेक्ट की होगी, जो कि आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट की क्लास। दूसरी जो क्लास होती है वो नेक्सस जीएस स्पेशल की है। और तीसरी जो क्लास होती है वो करंट अफेयर्स और हिंदी की मिक्सअप क्लास होती है। तो आपको समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस उसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हीं से आपका कवर अप हो जाएगा। एक बैच में आपका दोनों के दोनों क्लासेस आपके कवर अप हो जाएंगे। तो उस चीज़ के निश्चिंत रहिएगा कि आपको 2 क्लासेस अलग अलग लेनी पड़ेंगी, आपको एक ही क्लास लेनी है। और वो आप सिर्फ एक पेमेंट करेंगे, जो आपका फ़ीस जो है हमारी नेक्सस जीएस की वो 1200 रुपये मंथली है। तो इस नंबर पे आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। टोटली जो पेड क्लासेस हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो टेलीग्राम चैनल पे जो फ्री चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो आप निश्चिंत होकर प्राप्त कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर यहाँ नहीं होता है तो आप आसानी से ये नेक्सस जीएस टेलीग्राम अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे या गूगल पर भी लिखेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल 25 ऑफ जून 2021 के नेक्सस जीएस स्पेशल के लिए इतना ही। और इसीलिए ये लिखा जाता है कि पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। तो परीक्षा में वही चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं आजकल चर्चा का विषय है। इस क्लास को करने के बाद होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। हमारा कार्य बहुत अधिक पढ़ना नहीं होता है, हमारा कार्य होता है वो चीज़ें पढ़ना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, उन चीज़ों पर फोकस करना जो परीक्षा उपयोगी हो, ना कि बहुत सारा डाटा कवर अप कर लेना और इतना डाटा लेने के बाद उसको डिलीवर ही ना कर पाना। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 100 पेज हमने पढ़ लिए, 200 पेज पढ़ लिए, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है तो आपको वो सारी चीज़ें आती ही नहीं, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं कि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। और अगर आपने पढ़ भी लिया तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। दिमाग की एक कैपेसिटी है, आप कितना ज़्यादा आप कैप्चर कर लोगे, 1 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटे। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको प्रोवाइड किया जाता है डाटा कि आप इतना कर डालो, हमने आपको दे दिया 20 किताबें और वो आप कर डालो, इसी में से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इतना लोग नहीं कवर अप कर सकते हैं, उसका आप निचोड़ आपको बताना पड़ेगा। इसी वजह से ये सारी क्लासेस हैं जिस तरह से आपको दिखाई जा रही हैं। चलिए, अगर आपको हमारी पेड क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। वैसे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे पेड क्लासेस की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी रहती हैं, बहुत आसानी से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस बहुत कम है, 1200 मंथली है, तो बहुत आसानी से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।